जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द करेंट अफेयर क्लासेस। जो पहला टॉपिक होगा सब्सटेंसिव इक्वालिटी इन द चाइल्ड मैरिज लॉ। तो चाइल्ड मैरिज जो लॉ है दैट प्रोहिबिट द चाइल्ड मैरिज, और एज जो है वो कितना है चाइल्ड मैरिज का? व्हाट इज द एज? मैरिज का एज कितना है? 21। आप बताइए। 21 पक्का? आप बताइए। हम्म? क्या? मेल का 21 बहुत सही। 18। अभी बात हो रही है कि 21 दोनों को कर दिया जाए, कुछ लोग कह रहे हैं 18 ही रहना चाहिए। तो उससे अगर कम पे शादी हो जाती है तो उसको चाइल्ड मैरिज कहते हैं, ठीक है। तो चाइल्ड मैरिज में ये है कि अगर चाइल्ड मैरिज हो जाता है और उसके बाद 2 साल तक अगर हस्बैंड या जो वाइफ है, जो उनका मेजर रूल के अनुसार है, रूल के अनुसार जैसे आपने बताया 18 वीमेन के साथ हुआ, फीमेल के साथ, और मेल के साथ 21 हुआ। तो जो मेल का होगा वो तो 20 साल पे भी शादी होगा तो चाइल्ड मैरिज में ही तो आएगा, एज नहीं करा है। तो एज पर दिस लॉ कि अगर आपका चाइल्ड मैरिज हो गया, ठीक है, फिर आप कैसे भी उस एज को पा गए, कंटिन्यूटी में आप मैरिज में रहें, और उस एज को क्रॉस करने के 2 साल बाद भी जो मेजर एज है, मेल के लिए 21 हो गया, फीमेल के लिए 18 हो गया। तो 2 साल आप क्रॉस करने के बाद भी अगर चाहते हैं कि आपने कहा कि अरे मैं बच्चा था, मैंने जबरदस्ती करके शादी करा दिया था, अब मैं इसको नहीं मानता हूँ, डाइवोर्स करना चाहता हूँ, इसको कैंसिल करना चाहता हूँ, तो वो 2 साल तक आपको टाइम दिया जाता है आफ्टर रीचिंग द मेजर। मेजर का मतलब 21 फॉर द मेल एंड 18 फॉर द फीमेल। अब ये है कि 21 फॉर द मेल एंड 20 फॉर द फीमेल, तो ये कहीं ना कहीं क्या दे रहा है? डिस्क्रिमिनेशन दे रहा है कि मेल को 23 साल तक होगा, 21 + 2 23 साल तक होगा कि वो डाइवोर्स दे सकते हैं, एनल कर सकते हैं अपने मैरिज को, और फीमेल के लिए तो सिर्फ 20 साल होगा। एज का डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि ये इक्वल होना चाहिए। दूसरी बात ये हो रही है कि ये जो डिफरेंस है 21 और 18 का, वो पहली बात तो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि आप अनइक्वल दिखा के ये कह रहे हैं कि मेल है वो ज्यादा होशियार हो जाना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, खर्चा चलाना है। तो कहीं ना कहीं आप पहले ही मेल को सुपीरियर मान रहे हैं, और फीमेल को आप कह रहे हैं कि वो सेकेंडरी पार्टनर है, उसका बस काम है कि चाइल्ड बियर वही करना है, कि पालन पोषण करना है बच्चों का, बस उतना ही है। तो कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेटरी है ना। आप एक को कह रहे हैं कि वो पूरा जिम्मेदारी उठाएगा, दूसरे को कह रहे हैं कि बस वो सेकेंडरी है, वो बस थोड़े बहुत जो काम की है, वो जो एक तरीके से रिगरस काम है उसको करना है। क्लियर हो रही है क्या है? तो वही बात हो रहा है कि सब्सटेंसिव इक्वालिटी इन द चाइल्ड मैरिज लॉ लाने की जरूरत है। अभी ये बहुत डिस्क्रिमिनेटरी, और ऑलरेडी ये लॉ बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी है। दूसरा डिस्कशन ये चल रहा है कि 21 साल मैरिज एज कर देना चाहिए। क्या राय है आप लोगों का? आप बताइए, क्यों कर देना चाहिए? नहीं, क्यों ना 18 कर दे दोनों का? क्या? कुछ भी? ये कह रहे हैं 21 कर देना चाहिए। आपका? ये कह रहे हैं बराबरी के लिए 18 बराबरी पे चलेगा? नहीं, क्यों? तो शादी कर लेने से क्या डिस्टर्ब हो जाएगा? तो 18 साल पे तो एक साथ दोनों मिलकर पढ़ाई कर लेंगे, हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, क्या दिक्कत है? हम्म। वो होता है, नहीं होता है, लेकिन वोट तो देने का तो अधिकार 18 पे दे देते हैं, इतना बड़ा अधिकार है। प्रॉपर्टी ओन करने का तो राइट दे देते हैं 18 पे, ये भी तो बड़ा अधिकार है। कॉन्ट्रैक्ट करने का तो अधिकार दे देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ है उसमें 18 साल का आप हो जाते हैं तो माना जाता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सारा लॉ तो 18 पे लागू कर रहा है, तो शादी के लिए क्यों 21 साल? मैरिज एज पूरी दुनिया में 18 ही है, ठीक है। 21 जल्दी नहीं है कहीं पे, पूरा खासकर डेवलप्ड वर्ल्ड में 18 ही है। 18 के बाद वो उनको लगता है कि 18 का मतलब बच्चा एटलीस्ट ग्रेजुएशन में चला गया है।
ठीक है, ग्रेजुएशन में है तो इतना तो हो जाता है, आप पढ़ लेते हैं। नहीं बुद्धि वाले तो वो पूरी बुढ़ापे में भी बुद्धि नहीं आती है, जिनको नहीं आनी है। जितना भी डोमेस्टिक वायलेंस है वो तो 60 ही 50 वाले करते हैं, बच्चे थोड़ी करते हैं। अगर आपका माइंड सेट वैसा है तो आप 80 के भी हो जाएंगे। सबसे ज्यादा जो ट्रेडिशन इम्पोज करता है वो बूढ़ा आदमी, बुजुर्ग करता है। जो सबसे बूढ़ा हुआ वो कहेगा अरे ये कैसे मेरे सामने ऐसे आ गई, पल्लो नहीं लगाई। ये कौन कहता है? बूढ़े कहते हैं, जवान कोई नहीं कहता है। तो ऐसा नहीं है कि आप एज हो जाता है तो आप मेच्योर हो गए। मेच्योरिटी जिसकी रहती है वो तो छोटा सा बच्चा है, उसको भी कुछ दिखता है कि अरे ये ईंट गिरा है रोड पे, हटा दे। वो तो 7 साल का बच्चा भी होशियार होगा, उसके अंदर उस तरीके का होगा तो हटा देगा। और नहीं होगा तो वो तो 50-60 वाले ही ऐसे तंबाकू खा के फेंक के चले जाते हैं। तो मेच्योरिटी तो वो तो किसी एज पे आ सकती है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात वो कह रही है वो भी सही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आ जाती है तो विमेंस के लिए निगेटिव है। तो एक तो या तो सोसाइटी इक्वल हो, एज 18 ही मैक्सिमम लोगों का मानना है कि सही है, ठीक है। क्योंकि 18 पे पूरी दुनिया में एडल्ट फ्रेंचाइजी दे देते हैं। सबसे बड़ा अधिकार तो यही है कि जब आप अपने गवर्नमेंट को चूज करने का अधिकार है तो आप अपने पार्टनर को भी चूज करने का अधिकार 18 पे ले सकते हैं। तो ये डिबेट काफी चल रहा है, तो दोनों पक्ष आप लिख सकते हैं। तो यहीं पे एक जजमेंट आया है, उसमें ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने बोला है कि दो जो मंथ होना चाहिए वो 20 पे ही होना चाहिए दोनों के लिए। विमेंस के लिए नहीं 20 और मेल के लिए आप विमेंस एंड मेल दोनों के लिए मेजोरिटी जो अनलमेंट है वो 20 ईयर्स ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि इम्पैक्ट ऑफ क्लासिफाइंग डी नोटिफाइड ट्राइब्स। तो व्हाट आर द डी नोटिफाइड ट्राइब्स, बताइए, कभी सुना है डी नोटिफाइड ट्राइब्स? पहली बार ट्राइब्स का मतलब तो हो गया कि जो आदिवासी लोग जो जंगल में हैं, वही जो हमसे आइसोलेटेड हैं, दूर दराज के एरिया में रहते हैं, जो मेन स्ट्रीम से बहुत कम कनेक्टेड हैं, वही डीनोटिफाइड ट्राइब हुए। ट्राइब्स वो हुए डीनोटिफाइड। एक कॉलोनियल पीरियड में एक नोटिफिकेशन आया था, और कॉलोनियल पीरियड में जो अंग्रेज चाहते थे कि ट्राइबल पीपल एक किसी पर्टिकुलर विलेज में रहना स्टार्ट कर दे। पहले मैक्सिमम कुछ ट्राइब ऐसे होते थे जो हंटिंग करते थे। आज यहाँ पे हंटिंग किया, कल को दूसरे जंगल में जाएंगे तो उनका घर फिक्स नहीं होता था, उनका ठिकाना नहीं होता था। उनका ठिकाना यही होता था कि हर साल बदल लेते थे, क्योंकि उनका था कि एक एरिया के जंगल में मान लिया गया फल कम हो गए या पशु कम हो गए तो वो किसी और एरिया में चले जाएंगे, फिर वो जंगल ही छोड़ के दूसरे जंगल में चले जाएंगे। तो वो नोमेडिक ट्राइब थे। क्लियर हो रहा है? नोमेडिक ट्राइब। नोमेड का मतलब क्या होता है? ट्राइबल तो है ही है, नोमैड, हाँ घूमते रहते हैं, ठीक है। घुमन तो यहाँ पे तो गलत दिया है, वो तो गूगल ने गलत करा है। असली में कुछ उसको खाना बदोश या कुछ ऐसे बोलते हैं। होता है ना कि आप एक जगह से, जैसे बंजारे होते हैं, बंजारे लोग भी एक दूसरे पे टाइप करते ट्रेवल करते रहते हैं। कहीं एक जगह से सामान खरीदा, दूसरे जगह चले गए, बेच दिया। फिर वो लोग ये शिप भी लेके चलते हैं, उसका भी ट्रेड करते हैं। तो बंजारे जो है ट्राइबल है, पर वो ट्रेडर भी हैं, बेचते हैं सामान को। आपने देखा होगा बंजारे एक जगह से कुछ खरीदेंगे, अपने जो उनके गधे हैं, जो घोड़े हैं, उस पे वो लाद के दूसरे जगह पे लेके जाते हैं। क्लियर? तो नोमैडिक जो टाइप होते हैं, पहला कि वो एक तरीके से पशु पक्षियों के हंटिंग पे डिपेंडेंसी होती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं उनका जो है वो मूवेबल होते हैं, एक जगह नहीं रहते हैं। अंग्रेजों ने बहुत से टाइप को बसा दिया कि ठीक है खेती करो, तो वो कन्वर्ट हो गए एग्रीकल्चर फार्मर्स में। लेकिन कुछ नहीं माने, जिनको लगा कि नहीं नोमेडिक ट्राइब ही हमारा एकदम कोर है, तो उनको अंग्रेजों ने परेशान होके उनको एक क्रिमिनल टाइप नाम से एक्ट बना दिया। और वो एक्ट बना था अंग्रेजों के टाइम में, जो प्रॉपर रूप से एक्ट आया था 1924 का एक्ट है, क्रिमिनल टाइप एक्ट ऑफ द 1924। हार के उन्होंने उस पूरे ट्राइब को कहा कि ये एक ट्राइब के लोग क्रिमिनल होते हैं। क्रिमिनल का मतलब ये नहीं था, मतलब ये था कि वो बात ही नहीं मान रहे। अंग्रेजों को लग रहा था कि जब एक जगह रहेंगे तभी तो टैक्स लूंगा, तभी तो उनसे खेती कराऊंगा, उनका 1/2, 1/4, 1/5 उठा के ले जाऊंगा। आज यहाँ है, आप ही का अगर एड्रेस ना हो तो टैक्स वाला नोटिस कहाँ आएगा? नहीं आएगा ना, आपसे टैक्सेशन लेना बहुत मुश्किल होगा। अंग्रेजों का वही था, अंग्रेज चाहते थे सब लोग बस जाए ताकि उनको टैक्सेशन इजी हो, रिवेन्यू कलेक्शन ज्यादा हो। तो ये ट्राइबल जो नहीं बसे उनको इन्होंने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के थ्रू क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया, पूरे के पूरे ट्राइब को, ठीक है। अब उनका ये है कि कहीं पे भी चोरी हो जाती थी, उस टाइप के को जाके पकड़ लेते थे कि पूरा ट्राइब ही क्रिमिनल है। आप समझ रहे हैं कि कितना, मानिए आपका ट्राइब ही क्रिमिनल हो, आप जो बताएं मेरा ये है
कि आगे का नाम बताएं, सो तुरंत लोग कह रहे ये तो मतलब अपराधी है, तो जो कोई जॉब नहीं देगा कुछ नहीं, ठीक है। फिर भी उनको कोई मतलब नहीं था, लेकिन ये था कि उनको पुलिस बहुत बेकार तरीके से ट्रीट करती थी। कुछ भी होता था क्रिमिनल टाइप को पकड़ के ले जाते थे, जबरदस्ती मार पिटाई करते थे। उनको डिक्लेयर कर दिया था कि ये पूरे के पूरे चोरी करते हैं, ये पूरे के पूरे वायलेंस करते हैं। तो जब हम आजाद हुए तो हमने इस चीज को हटा दिया 1949 में। इनको हटा के हमने सेम ट्राइब को डी नोटिफाइड ट्राइब के नाम से लिख दिया। तो अब बताइए, मानिए मुझे ये पता है कि डी नोटिफाइड ट्राइब वही है जो क्रिमिनल है, तो आजादी के बाद भी लोग कहेंगे ना वो वही सब है क्रिमिनल वाले। तो बाद में भी माइंडसेट ये बदला नहीं लोगों का। भले इनको डी नोटिफाइड लिख दिया, लेकिन पूरा का पूरा क्रिमिनल ट्राइब को ही आपने डी नोटिफाइड कर दिया, बस नाम बदला। तो लोगों को पता चल जाएगा ना कि यही वाले ट्राइबल ये है, तो जो आजादी के बाद भी ये डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यू था, ठीक है। तो अभी इन्होंने गवर्नमेंट ने कई ट्राइबल ये कमीशंस बनाए कि ऐसे कमीशन बनते रहे कि ये जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं ये ओबीसीज एससी एसटी में नहीं आते थे पहले। ये था कि इनको जब तक इस कैटेगरी में नहीं लाएंगे तब तक रिजर्वेशन का फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी बैकवर्ड थे। आगे ना डी नोटिफाइड ट्राइब को एससीज एसटीज एंड ओबीसी में इन्होंने क्लासिफाई नहीं किया, क्योंकि इसमें भी बहुत से कुछ थोड़े से, जैसे बंजारों का मैंने कहा, बंजारे डी नोटिफाइड ट्राइब में थे पर वो थोड़े से डेवलप्ड है। आप ऐसे ही जाइएगा जम्मू एंड कश्मीर में जो भेड़िया वो चराते हैं लोग, जो उनका पशुपालन करते हैं, वो बहुत वेल होते हैं, उनके पास पैसे होते हैं, क्योंकि उससे वो क्या करेंगे, शिप से, भेड़िया नहीं, मैंने भेड़ वो शिप्स है, ठीक है, भेड़िया तो उनको खाने आएगा, ठीक है। तो जो भेड़ वो पालते हैं उनका थोड़ा सा इकोनॉमिक स्टेटस ठीक होता है, तो वो भी थोड़े अच्छे कैटेगरी में आते हैं, तो उनको ओबीसी में रख दिया जाता है। क्लियर हो रही है? तो ये प्लान था, इसके थ्रू कई हमने कमीशन बनाए। जैसे सबसे पहला जो कमीशन बना था ओबीसी के लिए बना था, ओबीसी का जो काका केलकर कमीशन बना था। काका केलकर कमीशन बनाए थे हम लोग 1965 के ही आसपास, ठीक है। फिर हमने कमीशन बनाया था लोकूर कमेटी। लोकूर कमेटी बना था कि ट्राइबल जो पीपल है उनको एक तरीके से उनका लिस्टिंग कीजिए, क्यों बैकवर्ड है, क्या उनके इश्यू है, इनको जानने के लिए, ठीक है। बाद में हमने मंडल कमीशन बनाया, तो मंडल कमीशन बहुत फेमस है, अगेन ओबीसी के लिए था। मंडल कमीशन के ही आधार पे हम, जो बीपी सिंह ने 1990 में ओबीसी का रिजर्वेशन स्टार्ट हुआ, वो मंडल कमीशन के ही रिकमेंडेशन पे था। क्लियर है? मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट था उसमें जो ओबीसी का पॉपुलेशन बताया था वो 52% बताया था। मतलब 100 लोग इंडिया में हैं तो 52 लोग अदर बैकवर्ड कास्ट में आते थे, ऐसा उनका मानना था। उन्होंने जो रिजर्वेशन रिकमेंड किया था वो 27% किया था, वही रिकमेंडेशन बाद में हमने लागू करवाया था। क्या मैं बता रहा हूँ? मंडल कमीशन किससे रिलेटेड है? ओबीसी रिजर्वेशन से बना था 1980 में। रिपोर्ट उन्होंने बाद में दिया, और रिपोर्ट को जो इम्प्लीमेंट कराया वो बीपी सिंह ने कराया था 1990 में। क्लियर? डेट पता चल रहा है कब बना था? बना 1980 में था। उनके रिकमेंडेशन को जो इम्प्लीमेंट किया था 1990 में बीपी सिंह ने। उन्होंने क्या बताया था, कितने परसेंट ओबीसी है? 52% है। और रिजर्वेशन कितना बोला था? 27%, जो अभी भी इम्प्लीमेंटेड है। क्लियर? इसी को केस को सुप्रीम कोर्ट में जाके उसको चैलेंज किया गया था कि ये रिजर्वेशन सही नहीं है। और उस जो फेमस केस था उसका नाम था इंदिरा साहनी केस। क्या नाम था? इंदिरा साहनी केस। और उन्होंने जस्टिफाई किया था कि ठीक है ओबीसी का रिजर्वेशन देना पड़ेगा, क्योंकि सच में बैकवर्डनेस है, बैकवर्डनेस इनटू द एजुकेशन एंड द जॉब। कौन सा केस है? इंदिरा साहनी केस, ठीक है। इंदिरा साहनी केस ने तो रिजर्वेशन ओबीसी का अलाउड किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें से क्रीमी लेयर बनाना पड़ेगा। क्रीमी लेयर का उन्होंने कहा कि एक अलग से ओबीसी में आप एक कैटेगरी बनाइए, उसको क्रीमी लेयर कहेंगे। व्हाट इज मीन बाय द क्रीमी लेयर? पिछड़े होंगे तो वो क्रीम थोड़ी होंगे, वो तो कूड़ा होंगे ना। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। क्रीम कौन होगा? क्रीम तो सबको पसंद होता है, महंगा मिलता है। अगर क्रीम इतना ही पीछे होता तो दूध से महंगा क्रीम मिलता है। जो आगे है, जो क्रीम क्या है, जो एक मलाई है ना, सबसे बेस्ट है दूध का पार्ट, तो वो क्या होगा, उसको अलग छाट दीजिए। उसको क्यों रिजर्वेशन देके? उसी को क्रीमी लेयर कहते हैं। क्रीमी लेयर का अभी जो है जो डिफिनीशन है 8 लाख रुपए जिनकी इनकम है, अगर वो ओबीसी में होने के बाद भी उनको ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, उनको जनरल कैटेगरी से एग्जामिनेशन या कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना होगा। ठीक है? क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट आया दैट वाज बाय द इंदिरा साहनी केस। ये सब चीजें पता रहनी चाहिए, पूछता है।
फिर उन्होंने उसके बाद रेंके कमीशन आया, और रेंके कमीशन के पास जो लेटेस्ट है इदात कमीशन है। ये रेंके कमीशन एंड इदात कमीशन दोनों ही डी नोटिफाइड ट्राइब से रिलेटेड है, क्योंकि जब कंटिन्यूअसली आज़ादी के बाद भी हमने डी नोटिफाइड ट्राइब्स किया, लेकिन हमने उनको सही से कैटेगरी नहीं करा, क्योंकि वो लोग क्या थे, खाना बदोश, इधर उधर की जिंदगी, ठीक है। तो वो एक जगह नहीं थे, तो उनको एक तरीके से लिस्टिंग करना सही नहीं था, और वो लोग जाके मानिए कोई कोई लोग कहीं परमानेंट भी बसे तो वहां के लोगों को एडॉप्ट कर लिए, कि वहां का जो कल्चर है वहीं के किसी टाइप से अपने आप को मिला लिया। क्योंकि देखिए जब भी लीनिएज बनता है, जब आप एक जगह स्थिर रहते हैं, जब आप इधर उधर घूमते हैं, तो आपका लीनिएज क्या होगा, आपका लीनिएज मिक्स होगा, सेम नहीं रहेगा। आप आसपास के जहां जाके बसे उस लोगों से के साथ एसिमिलेट कर लेंगे। दूसरी चीज है कि आपका कल्चर नहीं रहेगा, आपका कल्चर उनका कल्चर एडॉप्ट कर लेंगे। जब आप एक जगह कम्युनिटी में लार्ज नंबर में रहते हैं, तब आपका पास होता है एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन। जब आपका भागने और इधर उधर रहने का ही है, तो आपका क्या होगा, जहां पे भी जाएंगे उस तरीके का आप रहन सहन एडॉप्ट करेंगे। तो जो ये डीनोटिफाइड ट्राइब्स थे उनके साथ यही दिक्कत था। पर ये था कि उनके साथ जहां पे भी पहचान हो जाता था तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। इसीलिए अभी हमने कोशिश किया है कि जो लेटेस्ट न्यूज है, जो लेटेस्ट इदात कमीशन है, उन्होंने अभी नियर अबाउट 200 कितने हैं, 268 ट्राइब है, इनको अगेन लिस्टिंग किया है प्रॉपर तरीके से। इनको एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज के कैटेगरी में जाके रखा है, ताकि इनको उस कैटेगरी का बेनिफिट मिल सके, क्योंकि ऑलरेडी दे आर बैकवर्ड, दे आर सफरिंग फ्रॉम द बैकवर्डनेस। तो यहाँ पे ये हमने देखा है। क्लियर हो रही है ये चीजें। जैसे आदि ट्राइब सियांग एक जगह है, सियांग नदी है उसी के नाम पे, सियांग एक जगह का भी नाम है, वहां पे अरुणाचल प्रदेश में है। तो दे आर द ट्राइब, ये डीनोटिफाइड में है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए आदि ट्राइब, ये पूछ सकता है। क्लियर हो रही है। दूसरा एक जो इस पे डिबेट चल रहा है कि एक तो आप ओबीसी, एससी, एसटी में कर दें, दूसरा है कि इसके लिए एक सेपरेट कैटेगरी बना दें और उसको सेपरेटली आप रिजर्वेशन दें, सेपरेट डील करें। ये भी चीजें चल रही हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि इनका जनसंख्या उतना ज्यादा नहीं है, सेपरेट बना के कॉम्प्लिसिटी आएगा, कॉम्प्लिकेशन आएगा। उससे अच्छा आप जो अभी 3 कैटेगरी में डिवाइड है उसी में आप उनमें इनके डेवलपमेंट के हिसाब से आप उसमें रख दीजिए। ये अभी जो फाइनल गवर्नमेंट का स्टैंड है वही है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि वो लोग मिक्स हो गए, कई बार वो कास्ट में और कास्ट को ट्राइब में। वैसे ट्राइबल लोग, आदिवासी का कोई कास्ट नहीं होता है, वो हिंदू रिलीजन में है। ट्राइबल डू नॉट बिलोंग फ्रॉम द एनी रिलीजन, उनका खुद का रिलीजन है, खुद के भगवान उनके अलग होते हैं। तो हिंदू का रिलीजन का क्या बेसिस है, जो हमारे स्क्रिप्चर से है, जैसे कि मनुस्मृति हो गया, हमारा रामायण महाभारत। लेकिन इनका एक भी चीज उनसे मैच नहीं होता। उनके भगवान टोटली दे हैव द डिफरेंट नेम, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट वे ऑफ द ट्रेडिशन। उनको जो मरने के बाद, पैदा होने के बाद जितने भी रिचुअल्स हैं उनके अलग हैं, हिंदूज से कहीं नहीं। बाद में भले कन्वर्ट हुए क्रिश्चियनिटी में, हिंदूज में, इस्लाम में, वो अलग बात है। लेकिन उनका जो ओरिजिनल है, ये जो कन्वर्जन है वो 100-200 साल की है। लेकिन उनका हजारों साल से जो ट्रेडिशन चला आ रहा है, दैट इज वेरी डिफरेंट एंड वेरी यूनिक। वो कभी किसी भी कॉमन जो अभी मेन लैंड या जो अभी मेन स्ट्रीम लाइन के जो जितने भी रिलीजन है, कास्ट है, उनसे कहीं से भी एसोसिएटेड नहीं है। क्लियर हो रही है चीजें। तो बीच बीच में ऐसा होता है, उनको कास्ट दे दिया जाता है। मानिए सेंसस वाला गया, उसको नहीं पता है ट्राइबल लोग अलग होते हैं, वो मेन स्ट्रीम का आदमी गया, वो सोचा कि अच्छा ये वाला कास्ट से लग रहा है ये लोग है, वो झूठ मूठ में लिख के चले आते हैं। तो ऐसे क्या होता है, इंटरमिक्सिंग भी बहुत हुआ। नेक्स्ट न्यूज जो आज का कवरेज है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द निकोबारीज पीपल का, जो हम डिसेंट जो उनका हम डिसेंट फॉलो कर रहे हैं, वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। जैसे पहले हमें लगता था कि ये लोग 11,000 साल पहले अंडमान निकोबार में गए थे। निकोबारीज, निकोबार के नाम से ही पता चल रहा है कि अंडमान निकोबार। तो पहले हमें लगता था मेन लैंड के ही पीपल ही वहां पे गए हैं। लेकिन अभी हमें पता चला है कि अभी जब हम जीन्स पढ़ना स्टार्ट किए हैं, फिर जीन्स मैच करा रहे हैं कि इंडिया के मेन लैंड के लोगों से है कि नॉर्थ ईस्ट वाले, नॉर्थ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जैसे वियतनाम हुआ, फिलीपींस हुआ, कंबोडिया हुआ, थाईलैंड हुआ, ये नॉर्थ ईस्ट के कंट्रीज हैं। म्यांमार के उधर सारे नॉर्थ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। तो उनका जो जीन मैच कर रहा है वो उधर के लोगों से ज्यादा मैच कर रहा है, इंडिया के लोगों से मैच नहीं कर रहा है। पहले हमें लगता था कि इंडिया से ही लोग वहां पे जाके बसे थे 11,000 साल पहले या उसके पहले वही है। लेकिन अभी जो मैचिंग आ रहा है वो ये सिर्फ 5,000 साल पहले वहां पे जाके बसे हैं।
और उनके जीन्स में बहुत कुछ मैचिंग जो आ रहा है, बॉडी का, जो बाल का, जो उनके और भी बीमारी का जो इम्पैक्ट है, वो नॉर्थ ईस्ट एशियन कंट्रीज खासकर लाओस एंड थाईलैंड वाले एरिया के लोगों से मैच कर रहा है। क्लियर हो रही है चीजें? वहीं यहाँ पे दिया हुआ है कि कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं कि क्या क्या मेन जो हम ह्यूमन का क्रेडल जो पलना है वो कहाँ माना जाता है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था ह्यूमैनिटी? होमोसोपियंस कहाँ से, बताइए क्या बताया आप? सही तो बता रहे हैं, अफ्रीका से ही स्टार्ट हुआ। पहला जो ह्यूमन है वहीं से है, यहाँ पे दिया भी है कि इट वाज फ्रॉम द अफ्रीका, और वहीं से हम ट्रेस करते हैं पहला जो इंसान होमोसेपियंस जो इवॉल्व हुआ था अफ्रीका, और वहीं से ही जितने भी है हमारा इवोल्यूशन लैटर का हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो पीपल होते हैं जेनेटिक हेरिटेज वो तो हजारों सालों तक चलता रहता है, भले हमारा ऊपर का खान पान बदल जाए, धीरे धीरे जीन बदलता है। जीन बदलने में हजारों, 5,000, 10,000 साल लगते हैं। तो यहाँ पे भी देखिएगा कि जो निकोबार का है मैक्सिमम अभी जो आ रहा है दैट इज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में लाओस थाईलैंड का रीजन है वहां पे, और वहां की एक कम्युनिटी है उसको कहते हैं हत्तीन माल, H3 हत्तीन माल, ठीक है। वहां वहां के लोगों से इनका मिल रहा है। उनका जो भाषा है बोलने का दैट इज द खमुईक ब्रांच, खमुईक, KHMUIC, खमुईक ब्रांच से मिल रहा है, ठीक है। ये बस इतना देखिएगा, ये पूछ सकता है कि थाईलैंड एंड खमुईक ब्रांच न्यूज में था, तो ये कहाँ से बिलोंग करता है, बस इतना लेके कि ये लाओस एंड थाईलैंड के रीजन से ये लोग बिलोंग करते हैं। पूछेगा तो ये पूछेगा ये ट्राइब है, अभी न्यूज में था, तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, और ये जो लैंग्वेज है ये अभी न्यूज में था, ये कहाँ से बिलोंग करता है, खमुईक। और भी जो ट्राइब है ओंजे एंड द ग्रेटर अंडमानीज ट्राइब, उनका भी जो लीनिएज है, ठीक है, वो भी आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं उस पर भी अभी बहुत सा कंट्रोवर्सी चल रहा है। ओंजे ट्राइब अगर पूछ दे कहाँ से बिलोंग करते हैं, ग्रेटर अंडमानीज तो ये अंडमान देख के तो आप बता सकते हैं, पर ओंजेज अगर पूछेगा तो दैट इज द अंडमान निकोबार ही आइलैंड से हैं। सेंटलीज भी हम लोग बीच में पढ़ रहे थे। और कौन से ट्राइब है, जोरवा, जोरवा भी अंडमान निकोबार से, वो भी न्यूज में कुछ दिन पहले थे, जोरवाज एंड सेंटलीज। एक घर पे जाके एक बार लोकेट कीजिएगा मैप में कि किस एरिया में रहते हैं अंडमान के।